हेलो फ्रेंड्स। जीके फिनिक्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होगा। और ये अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसी से क्रम में ये अगली सीरीज है 7वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम हिंदी और जीएस के जो है पोर्शन को करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन प्लस मिलाकर इसमें जो है डिटेल वाइज एक साथ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसके पहले अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहां से आप इसको जो है पूरा कंप्लीट एक साथ देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3 प्रैक्टिस सेट और रह चुक गया है, तो उसको हम करवा के इसके बाद आपको हम पूरा एक साथ मैराथन करवा देंगे, जिससे आपको एक जगह पर एक साथ आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो उसको जरूर देखिएगा, आपको एक साथ जो है रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, जबरदस्त क्वेश्चन भी लिया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें कंसेप्ट क्लियर करके जो है क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आप एग्जाम में ले पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी से। हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये मुहावरा है और इसका सही अर्थ बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये लोकोक्ति है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। इसका क्या अर्थ होता है? ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक होता है जो है मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना पूछा जाता है, मुंह की खाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब बुरी तरह हारना। इसका क्या होता है? अर्थ होता है बुरी तरह हारना। ठीक है। एक होता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो इसका मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना इसका मतलब होता है। एक होता है मुख में राम बगल में चूरी। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है? ऊपरी से मित्रता लेकिन मन में क्या होती है? शत्रुता होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। ठीक है। तो ये कुछ मुहावरा लोकोक्तियां हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, मुंह से संबंधित, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? इनमें से एक वचन बहुवचन पूछा जाता है, जो आप तैयार करिएगा। इसमें से अगर एक वचन की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तेल शब्द जो होता है वो एक वचन होता है, जबकि दर्शन, प्राण, ओंठ ये सभी क्या होता है? ये बहुवचन। इसके अलावा दाम, दाम भी बहुवचन होता है। ओंठ तो हो ही गया, आउट लिखा हुआ है। ठीक है। आंसू, आंसू भी जो क्या होता है? एक सॉरी बहुवचन होता है। ठीक है। लोग, ये भी बहुवचन होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन होता है। इसके अलावा अक्षत, ये भी बहुवचन में होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ठीक है। बाकी आपका एक वचन इसमें तेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, मनोरम का संधि विच्छेद बताना। संधि विच्छेद जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो मनोरम का संधि विच्छेद क्या होता है ये बताना है। तो मनोरम का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो मना प्लस रम, मना प्लस रम हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मना प्लस रम होता है। ठीक है। ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहां पे दो बिंदी आ जाए वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है। इसे हो जाता है मनोरथ, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। मना प्लस रथ, ये भी जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके अलावा होता है सरोज, सरोज का क्या होता है? विसर्ग संधि। ये भी विसर्ग संधि का है। सरह प्लस जा, ये होता है मिलकर सरोज। ठीक है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण ये भी है, सरोज। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है ये विसर्ग संधि में? तो पयोद, पया, पया प्लस दा, पयोद, ये होता है आपका विसर्ग संधि पयोद। ठीक है। यशोधरा, यशः, यशः प्लस धरा, ये भी क्या होता है आपका? यशोधरा जो है क्या होता है? विसर्ग संधि का होता है। ठीक है। एक होता है आता है यशोदा, बहुत पूछा जाता है। तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशः प्लस दा, यशोदा, ये भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। मनोयोग पूछा जाता है, मना प्लस योग, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अंत्यज शब्द जो है का इसका सही अर्थ क्या होगा? अंत्यज जो लिखा हुआ है इस शब्द का सही अर्थ क्या होता है बताना। ठीक है। आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अंत्यज शब्द के लिए? तो अंत्यज शब्द के अगर हम अर्थ, सही अर्थ की बात करेंगे तो उसका अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो, अर्थात जो अंतिम वर्ग में जन्मा हो, उसको हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। तो आंसर आपका सी पार्ट करेक्ट है, जिसका जन्म निम्न अथवा अछूत वर्ग में हुआ है, तो उसको एक शब्द में, इस शब्द को अंत्यज कहते हैं। अंत्यज शब्द का यह अर्थ होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? जो दूर से कोई चीज है उसको फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो जो दूर से फेंक कर अगर चलाया जाता है वो हथियार की अगर हम बात करेंगे तो उसको कहा जाता है अस्त्र।
क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया। ठीक है, अस्त्र शस्त्र होता है ना, तो अस्त्र जो होता है वो दूर से फेंक कर चला जाता है। जैसे कि कोई मिसाइल हो गया, मिसाइल को हम क्या करते हैं, दूर से फेंक कर चलाते हैं। ठीक है, दूर से क्या करते हैं, फेंक कर चलाते हैं। मिसाइल के अलावा क्या होता है जो दूर से फेंक कर चला जाता है, जैसे हथगोला। हथगोला क्या है, ये भी हम दूर से फेंक कर चलाते हैं। ठीक है, इसे फेंक कर बाहर की तरफ, तो वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जो है अस्त्र के रूप में आता है। शस्त्र क्या होता है, तो सभी तरह के हथियार को आयुध कहा जाता है। पहली बात, शस्त्र जो होता है वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे कि जैसे तलवार। तलवार क्या हो जाएगा, शस्त्र। तलवार क्या है, शस्त्र है। तो तलवार शस्त्र है, हथगोला क्या है, अस्त्र है। तो ये याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटिल का विलोम क्या होता है। तो सरल क्वेश्चन, कुटिल का विलोम सरल हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वक्र तथा कठिन जो होता है वो कुटिल का क्या है, समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो अश्व होता है घोड़ा का पर्यायवाची, सैंधो भी होता है, घोटक भी होता है, यातुधान नहीं होता घोड़ा का पर्यायवाची। यातुधान किसका पर्यायवाची होता है, ये असुर का होता है। असुर, असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, ये सभी राक्षस के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं सब। ठीक है, राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोहन से चला नहीं जाता। मोहन से क्या नहीं किया जाता, चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा ये वाच्य है। वाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो इसमें बताना है कि ये किस प्रकार का वाच्य है। तो अगर हम इसमें वाच्य की अगर हम बात करेंगे तो वाच्य क्या हो जाएगा इसमें, इसके आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, भाववाच्य। भाववाच्य क्यों है, भाववाच्य का जो परिभाषा होता है वो होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। ठीक है, क्रिया अथवा भाव, जैसे कि मोहन से चला नहीं जाता या फिर मुझसे बैठा नहीं जाता। तो ये भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ से और एक वचन और अन्य पुरुष तथा अधिकतर निषेधात्मक रूप में होते हैं, मतलब कि निगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे नहीं है लगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए से लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य पहचानने का तरीका इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। लौकिक शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ पर लगता है, तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। तो लौकिक, लौकिक में देखा जाएगा तो इक, जो इक प्रत्यय होता है तो इक इसमें लगा हुआ है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इक। ठीक है, इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द में साप्ताहिक आता है, राजनैतिक आता है, मासिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पुल्लिंग शब्द में देखा जाए तो खटमल शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। खटमल शब्द क्या है, पुल्लिंग है। बाकी डिबिया, दात्री, जीव, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द में खजूर भी आता है, कपड़ा है, खरगोश है, खरबूजा है, ठीक है, खलिहान है, खाका है, खाद है, खिंचाव है, ये सभी क्या आता है, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द में आता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बैलगाड़ी शब्द में समास बताना। बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है, तो बैलगाड़ी में समास की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बैलगाड़ी में अगर इसमें से देखा जाए तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, और तत्पुरुष में भी कौन समास है, तो करण तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष होगा। अगर ये पूछा जाए तत्पुरुष में कौन समास है, तो करण तत्पुरुष है। क्यों, क्योंकि जब इसको आप विग्रह करेंगे तो बैल से चलने वाली गाड़ी और से आ गया, जहां पे कर्ता ने कर्म को करण से, तो जहां पे से आ जाता है वहां पे क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास, सॉरी करण तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, उत्साह शब्द जो है इसका विशेषण क्या होता है। ठीक है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है ये बताना। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्साह शब्द का विशेषण होता है उत्साहित। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, उत्साहित। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, उत्साहित। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में जो है 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं। आंसर डी पार्ट, इसको जान लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए 5 उपभाषाओं को। 5 उपभाषा हैं, उनकी अन्य बोलियां, जैसे कि पहली उपभाषा कौन सी है, तो पहली उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी। कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है उपभाषा। इसमें कौन कौन सी बोली है, तो खड़ी बोली आती है पहली, तो पहली खड़ी बोली हो गई, फिर आती है हरियाणवी, हरियाणवी आती है। ठीक है, हरियाणवी के बाद आती है जिसको हम बंगारू, बांगरू भी कहते हैं। ठीक है, हरियाणवी को क्या कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं, बांगरू। ठीक है, बांगरू भी हरियाणी को ही कहा जाता है। फिर आती है इसमें ब्रज भाषा, ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में कौन कहाँ पर आती है, तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। फिर इसके बाद इसमें आती है बुंदेली,
बुंदेली भी आती है इसमें, बुंदेली। बुंदेली किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में क्या आती है? बुंदेली आती है। ये हो गया। इसके बाद इसमें कौन सी आती है? कन्नौजी आती है, कन्नौजी। कन्नौजी भी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के बोली के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से इसमें इतनी प्रकार की बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती है। फिर दूसरी कौन सी उपभाषा है? तो दूसरी आता है राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहली बोली आती है मारवाड़ी, मारवाड़ी आती है। इसके अलावा इसमें जयपुरी आती है, ठीक है, जयपुरी आती है। जयपुरी के अलावा इसमें आती है मेवाती, मेवाती, मेवाती आती है। और इसके अलावा इसमें आती है मेवाती के बाद मालवी, ठीक है, मालवी। ये जो है इतनी बोलियां आती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। फिर इसमें आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी में 3 प्रकार की बोली है, और ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। एक आती है अवधी, एक आती है बघेली, और एक आती है तीसरी जो है उसका नाम है छत्तीसगढ़ी। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो 3 प्रकार की बोली जो है जो आपको मिलेगी किसमें? पूर्वी हिंदी में। फिर इसके बाद आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितनी प्रकार की बोली आती है? तो इसमें भी 3 प्रकार की आती है। पहली उसमें आती है बिहारी में भोजपुरी, और दूसरी इसमें आ जाएगी मगही, मगही भी बिहारी में आती है, और तीसरी इसमें आती है मैथिली, मैथिली। मैथिली बोली जो है वो किस में आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। पांचवी जो उपभाषा हिंदी की वो है पहाड़ी हिंदी। क्या है? पहाड़ी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी आती है इसमें। और पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी उपबोलियां आती हैं? तो उसमें आते हैं कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी जो कि उत्तराखंड क्षेत्र में बोला जाता है, कुमाऊनी आती है। और दूसरी इसमें आती है गढ़वाली, गढ़वाली। तो 2 बोली आती है पहाड़ी हिंदी में। तो इस प्रकार 5 जो उपभाषा है हिंदी की उसमें जो है इस प्रकार इतनी बोलियां जो है बोली जाती हैं, ठीक है, इतनी बोलियां बोली जाती हैं। पहली उसमें कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोली वाली बोली जाती है। दूसरी आती है राजस्थानी हिंदी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी बोली बोली जाती है। फिर आती है पूर्वी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली जाती है। इसके अलावा पहाड़ी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। तो ये इतनी उपभाषाओं को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्या हो सकता है? बन सकता है। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है, याद रखना क्या है? बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहे कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो इसमें अगर देखा जाए तो बेनी, बेनी 2 बार बेनी बेनी आया, ठीक है। यहाँ पे क्या अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। क्योंकि इसमें बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार होता है। प्रथम बेनी का अगर अर्थ की बात करेंगे तो प्रथम बेनी का अब अर्थ जो है कवि बेनी से है, ठीक है, किससे है? कवि बेनी से है। और जो कि रीतकालीन कवि हैं। और दूसरे बेनी का अर्थ जो है क्या निकलेगा? यहाँ पे चोटी, ठीक है, दूसरे बेनी का अर्थ क्या निकलता है? चोटी निकलता है। तो यहाँ पे 2 बेनी आए हैं 2 बार, और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो उस प्रकार के अलंकार किस प्रकार के में आते हैं? तो इस प्रकार के अलंकार आपको मिलेंगे जो है यमक अलंकार में। तो आपका आंसर इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसका आंसर जो है उद्यत रहना चाहिए। उद्यत क्या होता है? उद्यत मीन्स तैयार रहना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए या फिर उद्यत रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 से 20 जो क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश से पढ़कर देना है। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें गद्यांश से दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश से कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तब आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको निकल के आता है इसमें कि ये भीड़ की शक्ल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद जब अंतिम पंक्ति में आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई जाती वो फंसा रहता है। अर्थात भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में अपनी शक्ल देखना है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो भीड़ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में जो चौथी पंक्ति में पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ क्या है? अवरोध है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी पार, मोटर से चलने वालों के लिए भीड़ क्या होती है? अवरोध होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पार, अवरोध में रुकावट।
भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो इसमें अगर पढ़ेंगे आप गद्यांश को, तो जिनके पास सत्ता होती है वो राज्य की हो या फिर संगठित उद्योग की, वो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जो है कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन है, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध करता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ के इस्तेमाल की अगर हम बात करेंगे तो जिनके पास होगा, यानी कि भीड़ का इस्तेमाल इस गद्यांश के अनुसार सत्ताधारी लोग करते हैं, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो यह क्वेश्चन है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए, और साहित्य में दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक कौन है? इनमें से अगर देखा जाएगा तो उनका नाम है बच्चन। कौन बच्चन है? यह अभिषेक बच्चन नहीं है, ना ही अमिताभ बच्चन, ये है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता। तो इनके जो इन्होंने लिखा है मधुशाला, तो आंसर इसका क्या जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में मधुबाला भी है, मधु कलश भी है, निशा निमंत्रण है, द्वार से सोपान तक है, नीड़ का निर्माण फिर भी इन्होंने ही लिखा है, और एक सबसे ज्यादा फेमस क्या भूलूं क्या याद करूं, यही जो है इन्हीं का है, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? काव्य के सामान्यतः जो है कितने गुण होते हैं ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो काव्य के सामान्यतः अगर हम गुणों की बात करेंगे तो काव्य अगर हम देखा जाएगा तो काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए जो है स्थायी रूप में विद्यमान मानवचित भाव और धर्म या तत्व के काव्य गुण कहा जाता है। ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है माधुर्य गुण, दूसरा होता है ओज गुण, और तीसरा होता है प्रसाद गुण। तो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? माधुर्य गुण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ओज गुण, और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है इसमें वो होता है प्रसाद गुण। तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? इसमें से शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा लिखा हुआ है? सांप्रदायिकता कौन सही रूप से लिखा हुआ है? तो सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें, सांप्रदायिकता जो शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध है, और यह है बी पार्ट, सांप्रदायिकता, न कि सांप्रदायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हाथ लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। ये इसमें रस बताना है, किस प्रकार का रस प्रयोग किया गया। इतना वाक्य जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार को रस को जो है व्यक्त कर रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हाय कहीं बात आई है। ठीक है, हाय रुक गया यही संसार। ठीक है, बात है तो लतिका सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। तो यहाँ पे क्या ये व्यक्ति कर रहा है? तो ये सब जो शब्द अगर आ जाते हैं तो ये सब दुखद, अत्यंत दुखद घटना के प्रसंग का निरूपण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या सा रस हो जाएगा? करुण रस की उत्पत्ति होती है यहाँ पे। ठीक है, करुण रस, विलाप हो रहा है। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो शोक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शोक। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना, सब इसके अनुभव होते हैं। यहाँ पर सारी चीजें जो है इसमें क्या हो रहा है? व्यक्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। फिर बी पार्ट में दिया गया कि बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। फिर दिया है बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। फिर दिया है बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो देखिए लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो यही गलत रूप से लिखा हुआ है। अनुभवी होता है ये भी गलत है। लोग अनुभवी हो जाता है ये भी, लोग जो है बहुवचन है, उसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया जो कि है गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदगत शब्द में समास कौन सा होगा? सदगत में समास पूछा गया है। सदगत की अगर हम बात करें, सदगत मतलब मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, जिसको हम कहते हैं सदगत। यहाँ पे समास प्रयोग किया गया कर्मधारय समास। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, कर्मधारय समास। ठीक है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अधिमानता में उपसर्ग की बात, उपसर्ग कहाँ लगता है? तो मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है। तो अधिमानता में उपसर्ग क्या लगा है? तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, ये अध नहीं होगा, अधि होगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
अधिक का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे और उनके अर्थ जोड़े में से सही जोड़ा या गलत है उसको पहचान। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि स्वावलंबी होना। फिर दिया गया इसमें कि आंच ना आने देना, यानी कि जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, तो दोनों सही है। फिर दिया आसन डोलना मतलब विचलित ना होना। अब ये देखिए गलत दिया गया, आसन डोलने का अर्थ होता है विचलित होना, ठीक है, यहाँ पे विचलित ना होना दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना, तो ये भी सही। तो यहाँ पे आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है? मदिरा पीने के लिए प्याला का एक शब्द होता है चषक। क्या होता है? चषक होता है, जो कि डी पार्ट में करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? ये तत्सम लिखा हुआ है आकार, इसका तद्भव होता है अकाज। क्या होता है? अकाज होता है, जो कि आपको बी पार्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपका आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ठीक है, उनके बिना कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो संबंध बोधक शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा बिना। बिना शब्द क्या होता है? संबंध बोधक शब्द होता है। यहाँ पे आंसर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे संबंध बोधक शब्द जो संज्ञा के विभक्तियों के पीछे यानी कि बाद में आते हो, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य किस प्रकार का काल है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि अभी पढ़ के समाप्त हुआ है, यानी कि ये वर्तमान काल में आ जाएगा, और किसमें? पूर्ण वर्तमान काल में होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान मतलब जहां पर क्रिया के होने या फिर करने की पूर्णता का बोध हो, वहां पे वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? इसमें से संप्रदान कारक की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा? हो जाएगा, तो जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जैसे विकल्प सी अगर देखा जाए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है? कंबल दे रहा है राजा, किसको? निर्धनों को। तो यहाँ पे जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, और किस में विशेषण का प्रयोग, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अगर हम डी पार्ट देखते हैं, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, और रोटी मांगी, तो यहाँ पे और शब्द जो दिया गया है ये क्या है? विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे योजक शब्द के रूप में विशेषण जो है और का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि विशेषण के रूप में भी, क्योंकि इससे ध्वनि उत्पन्न होता है कि राम ने जो है दूसरी रोटी मांगी। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है, आल्हा का संबंध किस उपबोली से? आल्हा, आल्हा जो गाया जाता है ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध जो है ये लोकगीत है, और जहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली। और बुंदेली बोली की कौन सी उपबोली जो है वो है बनाफरी बोली, तो उससे संबंधित है, तो आंसर ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? तो पराजय और माला का अगर हम समानार्थी शब्द देखते हैं तो इसमें हार का समानार्थी पराजय होता है, माला होता है, तो हार हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन आप सामान्य ज्ञान से देखते हैं। दिया गया है, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? अब ये देखिए क्वेश्चन है करंट अफेयर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, तो पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जो है दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राज्य का जो है विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर रमन सिंह हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये उसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भाबर एवं तराई क्षेत्र पहला हो गया, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा है पश्चिम मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी मैदान, इसके बाद आता है मध्य मैदान, फिर आता है बुंदेलखंड, फिर आता है उत्तर पूर्वी मैदान, फिर आता है पूर्वी मैदान, और फिर आता है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थान, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? तो यमुनोत्री हिमनद से होता है, वो कहाँ पर था? बंदरपुच। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, बंदरपुच। निम्नलिखित में से किस देश के निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आता है प्रथम स्थान पर, खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। दूसरे स्थान पर पूछा जाएगा तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? पंजाब। तीसरे स्थान पर पंजाब आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्थान वो अपना उत्तर प्रदेश से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाते हैं, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह दिवस जो है आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भैया
जो है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अजंता की गुफाएं जो निर्मित की गई उस किसके शासनकाल के दौरान? अजंता की गुफा कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ता है। तो वहां पर जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। और यह गुफा जो है वाकाटक के अधीन राजसी संरक्षण एवं जागीरदार के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो यहाँ पे वाकाटक हो जाएगा, आंसर इसका है वाकाटक। वाकाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? जो जल चल रहा है, नदी का पानी क्या है? बह रहा है ना, चल रहा है, गतिशील है, लगातार गतिशील है, तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा संवहन है, किस प्रकार का ऊर्जा है? तो देखिए, अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। अगर कोई भी चीज चल रहा है, गतिमान है, तो उसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होगी। जैसे जैसे कौन कौन सा? जैसे गिरता हुआ नारियल, इसमें भी गतिज ऊर्जा विद्यमान है। उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसमें भी गतिज ऊर्जा विद्यमान है। बहता हुआ जल, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। बहती हुई हवा, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इन सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, कोई चीज रुका हुआ तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे तनी हुई स्प्रिंग, स्प्रिंग को तान के रखिए और छोड़िए मत, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जैसे आप छोड़ेंगे वैसे वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की हमेशा संयोजकता 4 होती है। इजी क्वेश्चन था, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर से, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और यह किया गया अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, तो इसलिए आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो यह किया गया है गाजियाबाद जिले में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इनमें से तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द में आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है, समाजवादी आता है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख किया गया है। परंतु इसमें अगर देखा जाए संघीय शब्द, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल, तो फेडरल या संघीय शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का उल्लेख किया गया, जो कि यूनियन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? अटाला मस्जिद का निर्माण जो जौनपुर में हुआ था वो किसने करवाया था? बेसिकली ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका निर्माण जो था उस समय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है प्रारंभ करवाया था अटाला मस्जिद का निर्माण का। लेकिन इब्राहिम शाह सरकी ने जो है 1408 ईस्वी में, इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में इसको संपूर्ण मतलब पूरा करवाया था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी। अगले क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर से है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर आता है? और वही मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत। मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख आबादी होती है। तो मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पर कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रथम श्रेणी में इसमें आ जाएगा इंदौर। इंदौर हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। जबकि दूसरे अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर तो आगरा आता है, तीसरे स्थान पर ठाणे आता है। ठाणे का पता है महाराष्ट्र मुंबई में। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस के में मुख्य रूप से क्या होता है? हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पाचक रस में मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा हमारे पेट में, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो मुख्य रूप से पाचक रस को क्या कहते हैं? जठर रस कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा जो है डी, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए जो है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? इनमें से थायराइड ग्रंथि के लिए, तो थायराइड ग्रंथि के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाया जाता है मनुष्यों में? तो गर्दन के भाग में जो श्वास नली होती है ना, उसके दोनों छोर तथा स्वर यंत्र जो बीच में जहाँ से आप बोलते हैं आवाज निकलती है, उसके निचले वाले तल पर जो है ये स्थित होती है, मतलब गले में। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है निकलता रहता है, जिसमें जो है क्या पाया जाता है? आयोडीन होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है? मुख्य रूप से आयोडीन जो है जिम्मेदार हो सकता है। थायरॉक्सिन की कमी से अगर देखा जाए तो मिक्सीडीमा, हाशीमोटो रोग, सामान्य घेंघा रोग आदि उत्पन्न हो जाता है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, जिससे घेंघा फूल जाता है। आयोडीन नमक का सेवन जो है थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, पुरी जिला। भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो स्थित है वो पुरी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो किस सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है साम्राज्य सीमाओं के लिए जो है ये विशेष सेना नियुक्त की थी। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया? तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम क्या है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? तो अगर हम बात करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया इस बार का। ये कौन है? तो ये ईरान की जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं, जो अभी बंद है जेल में ही। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को जो है प्रदान किया जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र प्रथम नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसे प्रदान किया गया था, ये बताना। तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1969 में प्रदान किया गया था। और आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए जो गतिशील मॉडल विकसित और लागू करने के लिए जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस्क को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? इनमें से कौन जो है दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो इसमें अगर देखा जाए तो संविधान में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वो सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि केवल थर्ड। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं? इनमें हस्तिनापुर मेरठ में, श्रृंगबेरपुर फैजाबाद में, देवा शरीफ बाराबंकी में, विंध्याचल मिर्जापुर में है। इसमें से कौन सा एक गलत है? विंध्याचल मिर्जापुर में स्थित है, सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में सही है। हस्तिनापुर मेरठ में सही है। श्रृंगबेरपुर जो फैजाबाद लिखा है गलत लिखा है। श्रृंगबेरपुर के यहाँ है प्रयागराज में। श्रृंगबेरपुर जो है प्रयागराज में पड़ता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो सत्रावसान से सदन के सत्र की समाप्ति हो जाती है, और यह अनुच्छेद 85(2) के आ के तहत संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने का जो है अधिकार ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ किया गया? पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना भारत में हुआ है, जो है लखनऊ में ही हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर हम बात करेंगे तो ये रामपुर जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामपुर।
सैयद सालार मेला आयोजित हो जाए, कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये मेला जो लगता है ये हजरत गाजी सैयद सालार मसूद का एक महान संत था, जो हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय था। इसकी जो है दरगाह जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो है लगती है। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, बहराइच, जिसको सैयद सालार मेला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या टोटल अगर देखा जाएगा तो 100 है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन होना जरूरी है, पूंजी निर्माण एवं बाजार का आकार इत्यादि सब महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो कौन सा रोग है जिसके लिए डीपीटी का टीका शिशुओं को लगाया जाता है? तो उसमें अगर बात करें तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। पोलियो टिटनेस गलत है, पोलियो नहीं होगा। डिप्थीरिया यानी कि रोहड़ी यानी कि डिप्थीरिया। निमोनिया अक्षमा ये भी रोहड़ी। चेचक टिटनेस ये भी गलत, रोहड़ी कुकुर खांसी टिटनेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको पर्ट्यूसिस इंग्लिश में भी कहा जाता है, पर्ट्यूसिस, और रोहड़ी को डिप्थीरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में? चमेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है ये भी याद रखिएगा, रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5% है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 16.5%। ठीक है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को जो है मंजूरी दिया है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 57 साइबर पुलिस अपराध खोलने को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 57, इसका 57 आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो 4 गुना बड़ा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 गुना। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और पाकिस्तान का है 7,70,880 है मतलब। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की ओर लौटो। ये नारा जो है ये किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था, प्रदान किया गया था, किसके द्वारा प्रदान किया गया था ये बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो, इसका नारा जो है किसने प्रदान किया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था ये किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो 1875 में किया था। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में जो है देखा जाए तो थारू जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे थारू आंसर हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, थारू जनजाति, इनका मुख्य भोजन क्या होता है? चावल होता है थारुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करेंगे तो उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक जो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसको क्या कहा जाता है? तो गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। और यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी मापन के लिए जो है बेंचमार्क का काम करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा हो जाएगा यानी कि पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।